नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड चल दिया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो भी लगाने की मांग कर दी, जिसके बाद बीजेपी बौखला गई और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि देवी देवताओं के अपमान के बाद केजरीवाल हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू महासभा ने केजरीवाल की बात का समर्थन किया है। दिखाते हैं कि केजरीवाल के बयान पर कितना सियासी भूचाल मचा हुआ है और इसका कितना फायदा या नुकसान पार्टी को हो सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की तरफ से जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है, जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जा सके। ऐसा ही एक बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जिसको लेकर खूब विवाद हो रहा है। दरअसल गुजरात चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। सीएम केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की फोटो लगाने की बात कही है। मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। सीएम साहब का कहना है कि देश की करेंसी कमजोर हो रही है और अर्थव्यवस्था डामाडोल। ऐसे में जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। गंभीर से गंभीर हालात में भी हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ऐसे में भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम के बयान को लेकर खूब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये भगवान को लगाने वाले नहीं बल्कि हटाने वाले लोग हैं। तो उधर हिंदू महासभा ने केजरीवाल के बयान का समर्थन किया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि इससे नोटों की वैल्यू बढ़ेगी। किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है, आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा भारतीय करेंसी, भारतीय नोटों पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात कही गई है कि एक तरफ गांधी जी की, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की, इससे हमारे नोटों की और करेंसी की वैल्यू मजबूत होगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। हम इसका सम्मान करते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस मांग का। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द संसद के द्वारा प्रस्ताव पास करके या किसी भी तरीके से नोटों पे गणेश लक्ष्मी जी का तस्वीर, फोटो लगाई जाए। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को ढोंग करार दिया है। उनका कहना है कि जो मंत्री देवी देवताओं का मजाक उड़ा चुके हैं वो आज हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं तो उस राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाऊंगा, लेकिन आज ये केजरीवाल यू टर्न ले रहे हैं। इनके पार्टी के लोग, इनके गुजरात के अध्यक्ष, इनके कैबिनेट मिनिस्टर हिंदू देवी देवताओं को इतनी गालियां दे चुके हैं, इतना गालियां ही नहीं बल्कि उसको ना मानने के इतने
बड़ी बड़ी बातें वो सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं और अभी भी पार्टी में बने हुए। तो जब इतना अपमान और गाली दे चुके तो अब क्या करेंगे चुनाव में? तो चुनाव में अपनी फेस सेविंग के लिए कोई नई नई साजिशें लाएंगे। हमें तो हंसी आ रही है उनकी इस सोच पे। मतलब जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का भी विरोध करते थे वो आज एक चुनावी मुखौटा लेकर के आए हैं। अरे केजरीवाल साहब ने तो गांधी जी की प्रतिमा ही हटा दी। वो बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो तो लगाते हैं। वो पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर शपथ तो लिया उन्होंने, वहां पर जाके आंदोलन में महात्मा गांधी के नाम का फायदा तो उठाया, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाने का काम किया। ये पूरा देश और पूरा गुजरात जानता है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई अब धन पर आ गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से ठीक पहले सीएम का ये बयान पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, क्योंकि बीजेपी ऐसे मौके को भुनाने में माहिर है जो सीएम के बयान के बाद साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये तो थी आम आदमी पार्टी की बात। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 24 साल बाद पार्टी की कमान किसी गैर गांधी अध्यक्ष के हाथों में चली गई है। हाल ही में अध्यक्ष निर्वाचित हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के मुख्यालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिग्गजों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद संभाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के गौरवशाली अतीत की चर्चा की तो साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर साथ चलने का संदेश भी दिया। हालांकि चर्चा हर ओर है कि खड़गे के लिए यह जिम्मेदारी आसान नहीं होने वाली है। उनके सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो पार्टी और उनके लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में खड़गे को अपनी समझदारी से सभी चुनौतियों से पार पाना होगा। देखिए रिपोर्ट। खड़गे के सिर सजा कांग्रेस का ताज। पार्टी का अब अलग दिखेगा अंदाज। पूरा होगा कांग्रेस का 24 वाला ख्वाब। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस में नए युग की शुरुआत हो गई है। पार्टी की कमान अब किसी गैर गांधी के हाथों में आ गई है। गहमा गहमी के बीच हुए अध्यक्ष चुनाव में शशि थरूर को हराने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के बिग बॉस बन गए हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी हो गई है। खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के कमान हाथ आते ही खड़गे काफी मुखर नजर आ रहे हैं, क्योंकि खड़गे ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति का नए काट का खुलासा कर दिया है। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म, जाति, जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, वैज्ञानिक सोच चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है। उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा। देश के सबसे पुराने सियासी दल का पदभार संभालने से पहले खड़गे राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। राजघाट के बाद खड़गे शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीरभूमि और समता स्थल भी गए। महापुरुषों को नमन करने के बाद खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल ली।
कांग्रेस को नया बॉस मिला है तो कुछ नया होने की उम्मीद पूरी पार्टी कर रही है। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस में खड़गे राज्य शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते ही खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है। बिखरती हुई पार्टी को जोड़ना, कांग्रेस में जारी कलह को खत्म करना, पार्टी में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में लाना, बीजेपी की चुनावी ताकत का सामना करना, पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकना, टिकट बंटवारे तक की जिम्मेदारी लेना, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर एक्टिव करना। उन्होंने आज पहले दिन से चुनौतियों को आइडेंटिफाई कर कहा कि आज से ही काम शुरू, और बहुत मैं समझती हूँ बहुत फिनेस के साथ, एक अदब के साथ उन्होंने सबको जोड़ा, नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को, डेलीगेट्स को पार्टी का आधार बुलाकर हर एक को खड़ा कर दिया। साफ है कि खड़गे की जिम्मेदारी बड़ी है और चुनौतियां भी बड़ी हैं। एक तरफ राजस्थान का सियासी संकट तत्काल चुनौती बनकर खड़ा है, तो कुछ हफ्तों में होने जा रहे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी बड़ी चुनौती है। गुजरात में कांग्रेस 27 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है, तो हिमाचल में 5 साल से बाहर है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खड़गे की परीक्षा हिमाचल और गुजरात चुनाव में सबसे पहले होनी है। पार्टी के लिए दोनों ही राज्यों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे फिलहाल कांग्रेस में नए बॉस की तैनाती के बाद पूरी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि सभी राज्यों के प्रभारियों ने खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब खड़गे की नई टीम पर मंथन शुरू हो गया है। खड़गे को 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आम चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट करना खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। शशि थरूर को मात देकर पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज होने वाले खड़गे के पक्ष में भी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। खड़गे की छवि सबको साथ लेकर चलने की रही है और उनकी ये खूबी यहाँ से आगे का सफर तय करने में उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस समय केवल 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकार है और 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें खड़गे का गृह राज्य कर्नाटक भी शामिल है। चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, नेता लोग, कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का, और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ता में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है।
पार्टी में पीढ़ीगत आधार पर विभाजन की भी एक चुनौती है और उन्हें अनुभवी नेताओं और युवाओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। इसके लिए खड़गे ने यूथ कार्ड की तैयारी भी कर ली है। खड़गे ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्हें गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली आम जनधारणा को भी गलत साबित करने की चुनौती का सामना करना होगा। उनके सामने एक चुनौती उदयपुर नवसंकल्प को लागू करने और अपनी नई टीम में सभी समीकरणों को साधते हुए किसी को नाराज नहीं करने की भी होगी। देखिए, खड़गे साहब को मैं बहुत दिनों से जानता भी हूँ। मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा और बिना मांगे ये सलाह ये भी दूंगा कि परिवार की परिक्रमा से परे परिश्रम और परिणाम पे वो खरे उतरें। यही उनके हित में भी होगा और यही कांग्रेस पार्टी के भी। उसके अलावा कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अपनी पीठ क्या थपथपा रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। वेट एंड वॉच। मल्लिकार्जुन खड़गे के सिर कांग्रेस का ताज ऐसे समय में सजा है जब पार्टी अपने इतिहास के सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और दूसरी तरफ हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। ऐसे में खड़गे के सामने कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद को साबित करने जैसी बड़ी चुनौती है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले पर ब्रेक लगाने का चैलेंज सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अर्जुन बन पाएंगे? बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की चिंता होना लाजमी है। तो अच्छी बात यह है कि इस साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे साफ रही। हालांकि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का AQI लेवल बढ़ा हुआ है। दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा साफ है। दिल्ली वालों ने खूब पटाखे जलाए। इसके बावजूद दिल्ली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 7 सालों की तुलना में सबसे साफ दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बढ़ा हुआ दर्ज किया गया, लेकिन ये पिछले 7 साल की तुलना में सबसे कम था। इतना ही नहीं, अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि देर तक बारिश होना और दीपावली के पहले आना भी हवा के साफ होने की वजह हो सकती है। आपको बता दें कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा मौसम संबंधी कारकों, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और पटाखे जलाने के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 2021 की तुलना में काफी कम था। दिल्ली और एनसीआर के बाकी शहरों में दिवाली के बाद AQI लेवल कितना था ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि बीते 7 सालों में दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसी रही। दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 12 नवंबर 2015 360, 20 अक्टूबर 2017 403, 8 नवंबर 2018 390, 28 अक्टूबर 2019 368, 15 नवंबर 2020 435, 5 नवंबर 2021 462, 25 अक्टूबर 2022 302। इस चार्ट से साफ है कि इस साल दिवाली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 7 सालों में सबसे साफ रही।
दिवाली पर दिल्ली वालों ने पटाखे भी चलाए। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की भी आशंका है, लेकिन इसका असर दिल्ली की हवा पर कम ही पड़ा। हालांकि एनसीआर में सबसे ज्यादा AQI दिल्ली का ही रहा। तो आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में AQI कितना था। दिल्ली एनसीआर का AQI, दिल्ली 302, फरीदाबाद 289, गाजियाबाद 266, ग्रेटर नोएडा 272, गुरुग्राम 292, नोएडा 299। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछली बार के अकॉर्डिंग दीपावली के बाद में जो है इस बार जो है AQI लेवल इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा। केवल एवरेज की बात करें तो दिल्ली के अंदर AQI लेवल 323 पर पहुंचा है, जहां पिछले अगर हम साल की बात करें 2021-22 की बात करें तो वहां 2021 के अंदर 462 था AQI लेवल दीपावली से अगले दिन, लेकिन इस बार 323 एवरेज जो है वो निकाला गया है AQI लेवल का दीपावली से अगले दिन। तो देखिए यहाँ पर खुद गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इन एंटी स्मोक गनों को जो है हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने को लेकर बड़ी पहल जो है दिल्ली सरकार की वो यहाँ पर देखने को आ रही है। दिवाली के बाद इस बार दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के कारण यहाँ के अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित कम मरीज पहुँचे। दिवाली पर जलने के मामले में भी इस बार दिल्ली में कम ही मामले सामने आए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। नवंबर में प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।